नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कोचिंग वाले के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। हाल ही में एक मुद्दा है रॉ वर्सेस वेड केस, जो कि अमेरिका से संबंधित है और अबॉर्शन से भी संबंधित है। वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बारे में जानेंगे, खूब सारी जानकारी और साथ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले कि रॉ वर्सेस वेड केस वास्तव में है क्या। तो देखिए, अभी रॉ वर्सेस वेड केस से संबंधित, क्योंकि इसको हटा दिया गया है, इसको 1973 में लाया गया था और 2022 तक इसको 2022 के बाद में इसको हटा दिया गया है। इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और 50 के 50 राज्यों में इसके खिलाफ काफ़ी विरोध हो रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में ये मुद्दा है क्या। देखिए, आपको पता है कि अमेरिका अपने आप को एक ऐसा देश मानता है जो कि यूरोप से और बाकी सारा जो विश्व है, जिसमें एशिया है, अपना जो साउथ एशिया है या अफ्रीकी कंट्री है, उससे आगे मानता है विचारों के संदर्भ में। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन कम है, वो नई एक विचारधारा को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र मानता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में कई बार ऐसे फैसले आ जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से और कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जो बताता है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल रूढ़िवादिता से निकल चुका है। क्यों? और ये एक फैसला जो है वो उसी क्रम में एक फैसला है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अब जो गर्भपात का अधिकार है फीमेल्स के पास में, उसे हटा दिया गया है। अब आप अगर गर्भपात करते हैं तो ये कानूनन अपराध हो जाएगा। गर्भपात करने की आज़ादी जो है अमेरिका में 1973 में दी गई थी और जिस केस के माध्यम से दी गई थी वो उस केस का नाम था रो वर्सेस वेड केस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो वर्सेस वेड केस है क्या। अब हम समझते हैं कि इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में तर्क क्या है। ठीक है, देखिए, अमेरिका में खूब सारी एथेनिसिटी है, खूब सारी नेशनलिटी है, खूब सारे देशों से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और कई सालों से वहाँ पे जाने का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका से बाहर लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम। अमेरिका के अंदर आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं एक विचार है वहाँ के लोगों का कि हमारे यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं और बाहर के लोग आके भी, हमारा एक पैटर्न है, जैसे आप भारत में देखेंगे, एशिया में देखेंगे, चाइना में देखेंगे और रसिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है या अफ्रीका है, उसमें आप एक ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं शादी को, बच्चों को। लेकिन अमेरिका में, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और रसिया में ऐसा नहीं माना जाता है। इंडिविजुअल लिबर्टी, उसके बीच में अगर आपका मैरिज और अगर चाइल्ड्स भी आते हैं तो आप उनको भी साइड में कर देते हैं। इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी है, राइट। मतलब कि एक ज़िंदगी है आपके पास में, उसको अच्छे से आप बिताइए, ये विचार है। तो इस विचार के साथ साथ अमेरिका कितने सालों से चल रहा है, तो वास्तव में जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का खतरा उन लोगों को महसूस हुआ कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है इसके एक कह सकते हैं कि इसके सपोर्ट में जो तर्क है कि भाई हमने इसलिए ये अधिकार है जो आपके अबॉर्शन का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि आपने गलत किया, आपको खत्म नहीं करना चाहिए था, ये हमारा एक तरीके से राइट है, ह्यूमन राइट है ना। तो उनके तर्क ये हैं कि ये क्या है कि मेरी बॉडी से संबंधित है, मेरे शरीर से संबंधित है। अगर मैं अपने कान को पियर्स करवाऊं, अपने नाक को छिदवाना चाहता हूं, तो ये मेरी इच्छा है, मेरा शरीर है, मुझे ईश्वर के द्वारा दिया गया है, इसमें स्टेट या कोई नेशनल बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ठीक है, ये उनका तर्क है कि ये मेरे पर्सनल एक तरह से राइट है, आप उसको कैसे छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये ही पॉइंट्स लेके खूब सारा इसका विरोध हो रहा है और ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए, अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पे दो ही राजनीतिक पार्टियां आ सकती है। पहले क्या होता है कि एक राजनीतिक पार्टी जैसे डेमोक्रेटिक है, तो उसके अंदर सारे जो लीडर्स हैं वो आपस में एक तरीके से उनका जो कंपटीशन होगा और फिर जो सबसे उसमें ज़्यादा पॉपुलर होगा वो
उसके टॉप लीडर्स में आएगा और बाद में दूसरी पार्टी के साथ में वो लड़ेगा। तीसरी पार्टी आप नहीं बना पाते, 2 पार्टी ही रहेगी। ये 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका में। भारत के जैसे नहीं कि भाई आप कितनी भी पार्टियां बना सकते हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। ये हमारे में फ़र्क है। दोनों पार्टियां जो है, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिक, दोनों की विचारधाराओं में फ़र्क है। अभी आपको पता है कि जो बाइडेन है, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जिस पार्टी से बराक ओबामा हुआ करते थे। उस पार्टी से कौन सा है भाई? जो बाइडेन है। तो वो तो इसके जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट में है एक तरीके से। वो उनका कहना है, देखिए उनका कहना है कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, एक दुख है हमें कि भाई लाखों महिलाएं हैं अमेरिका की, उन्होंने अपना जो अधिकार है वो खो दिया है, और है ना, उनका एक अधिकार है शरीर का, वो खो दिया है। तो आप समझ में क्या आ रहा है अपने को कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अगेंस्ट में है इस रूल के। और दूसरी तरफ अपने देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पार्टी के दूसरे मेंबर्स के साथ में भी इस एक जो स्टेटमेंट है, ये जो डिसीजन दिया गया है, उसका स्वागत किया है। ये पार्टी की विचारधारा है। माना जाता है कि रिपब्लिक जो है वो जैसे अमेरिका फर्स्ट, उसका आपका देखिए, अगर आपको पता हो तो रिपब्लिक का नारा था अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप ये नारे से जीत के आ गया था पिछली बार, ठीक है ना। और अगर बात करें डेमोक्रेटिक, तो वो सारे इंडिविजुअल लोगों को, सारे जो पूरी दुनिया के लोग हैं, साथ में एनवायरनमेंट है, उसको सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं, इक्वलिटी रखना चाहते हैं सब में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना भला करें। ये एक संकीर्णवाद की तरफ बढ़ता हुआ फैसला है अमेरिकी, आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का। इतना हमने जाना है अमेरिका में जो अबॉर्शन लॉ है उसके बारे में। हमको ये भी पता होना चाहिए कि अबॉर्शन लॉ भारत में क्या है। भारत में क्या हमें पूरी आज़ादी है अबॉर्शन करवाने की? और अगर आज़ादी है तो किस उम्र तक, बच्चे की क्या उम्र तक, प्रेगनेंसी के कितने टाइम के बाद में भी हम लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं? ये सब जानेंगे हम लोग अगली स्लाइड में, ठीक है। ये देख लीजिए कि ये जो डिसीजन आया है उसमें आप 8 जजों की एक बेंच थी, जिसमें 3 जजों ने अलग वोटिंग की थी और बाकी सब जजों ने इसके पक्ष में वोट किया था कि अधिकार हटना चाहिए, इसलिए वो जीत गए, ठीक है। भारत के संबंध में अगर बात करें कि क्या यहाँ पे गर्भपात कानून अलाउड है, तो हाँ, यहाँ पे अलाउड है। ये देखिए, जो यहाँ पे किस वजह से अलाउ है, एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि मेडिकल रीजंस की वजह से आपको टर्मिनेट करना पड़ रहा है, मेडिकल रीजंस की वजह से आपको अबॉर्शन करवाना पड़ रहा है, इसलिए आपको परमिशन है अबॉर्शन की, नहीं तो नहीं होती। ये सबसे पहले कानून कब बना था भाई? ये सबसे पहले कानून बना था 1973 में, ये सबसे पहले कानून बना था। उसके बाद में देखिए, और जब कानून बना था तब ये था, ये जब कानून बना था तब 20 सप्ताह तक के भ्रूण को अबॉर्ट किया जा सकता था। 20 सप्ताह तक के भ्रूण को अबॉर्ट किया जा सकता था। उसके बाद में 2017 में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और जो अबॉर्शन के एज है, भ्रूण की जो एज है, उसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 24 सप्ताह। तो यथास्थिति, आज की स्थिति यह है कि आप 24 सप्ताह के भ्रूण को अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर वो लड़की है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर विक्षिप्त है कहीं मानसिक शारीरिक रूप से और आप उसको प्रूव कर देते हैं तो ज़रूर आप उसको अबॉर्ट कर पाएंगे। भारत में अबॉर्शन से रिलेटेड कानून आपको ये परमिशन देते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई वास्तव में भारत में अबॉर्शन के लॉज क्या है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि वास्तव में अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि राजस्थान लेवल के या फिर इंडिया लेवल के जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, है ना, कि भाई अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है या कौन से 2 ओशंस के बीच में सिचुएटेड है, राइट। तो कुछ एक अपने इसमें देख लेंगे किसके बारे में भाई, अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है भाई? सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या है वोट देने वालों की। सबसे ज़्यादा संख्या है वोट देने वालों की। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र चाइना क्यों नहीं है? चाइना में लोकतंत्र नहीं है।
ठीक है, चाइना में एक ही पार्टी है, उस पार्टी के ही लीडर्स आपस में कंपटीशन करके जीत जाते हैं। पर्टिकुलरली प्रत्यक्ष रूप से चयन उनका जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है भाई? भारत। और सबसे पुराना अमेरिका। अपने जब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट मीन्स कि वो स्टेट्स का एक क्या है भाई? यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है। तो कितने स्टेट्स हैं अमेरिका में? 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। कितने स्टेट्स हैं भाई? 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, और उसका ग्रुप अमेरिका कहलाता है, यूएसए कहलाता है। इसे देखो वास्तविक फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वास्तविक फेडरल सिस्टम। क्या मतलब है वास्तविक फेडरल सिस्टम का? वास्तविक फेडरल सिस्टम का मतलब है कि देखिए वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके पास में आज़ादी है, अगर वो साथ में रहना चाहें या वो फिर साथ छोड़ना चाहें। हमारे यहाँ पे आज़ादी नहीं मिलती है। जैसे अगर राजस्थान चाहे कि नहीं हम लोग अलग होना चाहते हैं, हम लोग भारत के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो राजस्थान के पास में ऐसी परमिशन, राजस्थान के पास में ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन जब अपने बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का कोई स्टेट जैसे यूटा है, वो बोलना चाहे, वो कहे कि मैं अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं, तो वो अपने अलग हो सकता है, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। यूएसए की जो आर्मी है और उसका जो संचार है, दो चीज़ें यूनाइटेड के अंदर आती है, यूनियन के अंदर आती है। बाकी सारे स्टेट जो हैं अपने अपने लेवल पे उसको हैंडल करता है। दोहरी नागरिकता है, मतलब आपको यूएसए की नागरिकता मिलेगी और फिर आपको स्टेट की नागरिकता भी मिलेगी। अपने भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता ही है। अगर मैं राजस्थान का हूँ और मेरे पास में राजस्थान की नागरिकता है, तो मेरे पास में भारत की नागरिकता भी है, मतलब क्योंकि राजस्थान भारत का हिस्सा है। तो क्या डिफरेंस है भाई? आपको समझ में आ गया होगा फेडरल सिस्टम और वास्तविक फेडरल सिस्टम में। ठीक है, देखिए अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अभी अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और भारत के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है अभी अमेरिका से किया जाता है। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। दोनों पार्टी कौन सी है भाई? रिपब्लिक है एंड डेमोक्रेटिक है। अब देखिए अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट देनाली। कौन सी है भाई? माउंट देनाली। आप कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनेशन में इसको आप माउंट मैकिनले के नाम से भी कहीं देख सकते हैं कि भाई माउंट मैकिनले अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है या नहीं। हाँ, इसी का नाम है, देनाली का ही पुराना नाम है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में अवस्थित है। कहाँ पे है भाई? अलास्का में। अलास्का क्या है? यूएसए का ही एक पार्ट है। यूएसए का ही एक पार्ट है जो कनाडा से अटैच है। ये यूएसए के सारे स्टेट से अटैच भी नहीं है, ये कनाडा से ही अटैच है, जो बिल्कुल रसिया के पास में पड़ता है। रसिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका को ये बेच दिया था, अमेरिका को ये बेच दिया था। तब से ये किसका पार्ट है भाई? अमेरिका का। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देनाली, जो कहाँ है? अलास्का, यूएसए में। हाँ, अमेरिका जो है दो ओशियन के बीच में है। कौन कौन से ओशियन के बीच में? अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में अवस्थित है। किस किस के बीच में अवस्थित है भाई? आपके अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस के बारे में सारी जानकारी देखी हमने। अबॉर्शन का जो कानून है अमेरिका में उसके बारे में, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने देख ली। किसके बारे में भाई? अमेरिका के बारे में। ठीक है, इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है ये जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।